गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग अपनी क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने क्लास जो स्टार्ट किया था जिसमें हम डीएनए और आरएनए पढ़ रहे थे, नहीं डीएनए और आरएनए। तो चैप्टर जो था हमारा डीएनए और आरएनए, हमने डीएनए शुरू किया था और डीएनए हमने पढ़ा था और आरएनए हम अभी स्टार्ट करने वाले थे। तो आइए हम उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिएगा इस चैप्टर का डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोग डीएनए और आरएनए पढ़ रहे थे। ये जो डीएनए है, इस डीएनए का निर्माण कैसे होता है, हम लोग ये डीएनए कहां से बनता है, हमने इसको देखा था। डीएनए कहां से बनता है, आइए थोड़ा सा इसको पीछे से देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए, ठीक। तो हमने पढ़ा है कि ये हमारे क्या है, सेल हैं। सेल के अंदर ये हमारा क्या है, केंद्रक है। नहीं, ये हमारे क्या है, सेल हैं, कोशिका है। और कोशिका के अंदर ये हमारे क्या है, न्यूक्लियस है, यानी कि नाभिक है। और नाभिक के अंतर्गत क्या है, ऐसे पतले पतले धागे जो हैं वो तैरते रहते हैं। नहीं, और ये जब इनका जब विभाजन होता है सेल डिवीजन के समय, तो ये जो नाभिक में जो पतले पतले धागे हैं, ये धागे एक बार जुड़ने लगते हैं और एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन। और हिस्टोन नामक प्रोटीन पे ये क्या करते हैं, उस प्रोटीन पर ये जुड़ने लगते हैं और ये कुछ ऐसा संरचना बना लेते हैं। नहीं, तो हिस्टोन नामक प्रोटीन पे क्या होते हैं, ये जुड़ते हैं और जुड़ते जुड़ते ऐसी संरचना बना लेते हैं हिस्टोन नामक प्रोटीन पर। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। नहीं, और ये क्रोमोसोम जो है, जब इसको हम फैलाते हैं, ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम। ये हमारा क्रोमोसोम है। और जब क्रोमोसोम को हमने फैलाया, जब क्रोमोसोम को हम फैलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, क्रोमोसोम को फैलाते हैं तो क्रोमोसोम को फैलाने पे हमको डीएनए मिलता है। नहीं, और डीएनए को मैंने और फैलाया तो देखा इस पे ऐसे छोटे छोटे इस पे बिंदु मिले। ये हमारे क्या है, ये हमारे जीन है। नहीं, तो जीन के मिलने से क्या बनता है, डीएनए। और डीएनए के मिलने से क्या बनता है, हमारा क्रोमोसोम। ठीक, ये चीज हमने कल पढ़ा था। और ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए कहाँ मिलेगा हमारा, ये जो हमारा केंद्रक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। नहीं, जब कोशिका विभाजन होती है, आज हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, तो उस समय क्या होता है, धीरे धीरे करके इसमें ये आगे की तरफ ऐसे फैलते जाते हैं। फैलते फैलते लास्ट में ये क्या होते हैं, ये हिस्टोन नामक प्रोटीन पे ये लपेटाने लगते हैं। जैसे हम लोग ऊन होता है ना, जिस तरह ऊन हम लोग लपेटते हैं, सेम वैसे ही लपटाने लगते हैं। तो इनका आकृति कुछ ऐसा दिखता है। जो यहाँ पर बीच में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। और ये पूरा हमारा फिगर किसका बना, क्रोमोसोम को। जब क्रोमोसोम को फैलाया तो क्या बना, डीएनए। और डीएनए को हमने फैलाया तो क्या मिला हमको, जीन। नहीं, चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं जो हमारा डीएनए है वो डीएनए किस चीज से बना हुआ है। तो हमने कल पढ़ा था, हमारी जो डीएनए है वो डीएनए में 3 चीज होती है। डीएनए में क्या चीज होती है, डीएनए में 3 चीज होती है। एक होता है हमारा नाइट्रोजन बेस, नहीं, और दूसरा हमारा क्या होता है, शुगर। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, फॉस्फेट। हमने पढ़ा था ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। नहीं, एक को कहते हैं प्यूरिन,
और दूसरे को क्या कहते हैं, पायरामिडीन। ये प्यूरिन के अंतर्गत कौन आते हैं, हमने पढ़ा था, एक होता है हमारा एडिनिन और दूसरा हमारा क्या होता है, गुआनिन। और पैरामिडीन को हमने दो भागों में बांटा था, एक को कहते हैं थाइमिन और दूसरे को क्या कहते हैं, साइटोसिन। नहीं, कल हमने इस चीज को पढ़ा था। गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र जी, आगे पढ़िए। हमारा जो ये जो हमारा एडेनिन और गुआनिन है, थाइमिन और साइटोसिन है, ये हमारा डीएनए है। ये हमारा डीएनए है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा डीएनए है। डीएनए का ये वाला जो भाग है, ये किस चीज से बना हुआ है मिलकर, ये बना हुआ है शुगर और फास्फेट से मिलके इसका ये वाला बाहरी वाला परत बना हुआ है। तो इसका ये वाला जो परत है, तो ये किस चीज से बना हुआ है, शुगर और फास्फेट। शुगर और फास्फेट नहीं, ये हमारा शुगर और फास्फेट का मिलकर बना हुआ है। ठीक, ये शुगर और फास्फेट का मिलकर बना हुआ है। और देखिए इसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है। एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है, थाइमिन के साथ। एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है, थाइमिन के साथ। और इसके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। और गुआनिन किसके साथ जुड़ा होता है, गुआनिन जुड़ा होता है साइटोसिन के साथ। और साइटोसिन के साथ कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि एडेनिन के साथ गुआनिन, थाइमिन और गुआनिन के साथ साइटोसिन होता है। ये देख रहे हैं ना, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखिए, ये डबल हेलिक्स है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसकी संरचना कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है। नहीं, डबल हेलिक्स। हम लोग अभी डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डीएनए के बारे में पढ़े। डीएनए ये तीन चीज से इसमें बना हुआ है। ये डीएनए तीन चीज से, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट। नाइट्रोजन बेस में क्या आते हैं, प्यूरिन और पैरामिडीन। और प्यूरिन के अंतर्गत कौन आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। अब पैरामिडीन के अंतर्गत थाइमिन और साइटोसिन। कहने का अर्थ ये है, ये वाला जो हमारा भाग है, ये वाला मान लीजिए अगर है, तो हमारा एडेनिन किससे जुड़ा होगा, एडेनिन जुड़ा होगा थाइमिन से। और गुआनिन किससे जुड़ा होगा, गुआनिन जुड़ा होगा साइटोसिन से। फिर उसी प्रकार एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होगा, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा होगा। नहीं, और ये वाला जो हमारा भाग है, ये हमारा किससे बना है, शुगर और फास्फेट से, शुगर और फास्फेट से, शुगर और फास्फेट से। नहीं, तो इस चीज को समझिएगा। तो डीएनए बनने में हमारा ये तीन ही चीज का मेन का योगदान है। ये जो हमारा एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन है, ये क्या है, ये जीन है। ये हमने पढ़ा है ना कि जब इसको हम फैलाते हैं, ये हमारा क्रोमोसोम जो हम पढ़े थे, ये जो हम क्रोमोसोम पढ़े थे, ये क्रोमोसोम के ऊपर ये वाला जो हम देख रहे थे, ये क्या है, एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन। तो ये जो बने हुए हैं, ये क्या है, ये जीन है। यही इस पर क्या होते हैं, ये जीन होते हैं, ये जीन। और ये किससे जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से। एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से, गुआनिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से। नहीं, चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डीएनए के बारे में हमने एक और चीज समझा था, इसको भी समझ लीजिए। हमने पढ़ा था कि डीएनए में है, डीएनए, ये डीएनए जो है, ये डीएनए में क्या है, एक हमारा है नाइट्रोजन बेस, और दूसरा हमारा क्या था, शुगर, और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा था फॉस्फेट ग्रुप।
नहीं, अब हम नाइट्रोजन बेस और शुगर जब इसको हम जोड़ते थे तो हम इसको क्या कहते थे, इसको हम कहते थे न्यूक्लियोसाइड। नहीं, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब हमारा फॉस्फेट आगे ग्रुप जुड़ जाता था इसको क्या करते थे, न्यूक्लियोटाइड। नहीं, इस चीज को हमने पहले पढ़ रखा है। चलिए अगला चीज, अब हम चलते हैं आरएनए पर। ये जो हमारा आरएनए है, ये आरएनए ये जो होता है ये किस चीज से बना हुआ है, तो याद रखिएगा ये भी फॉस्फेट और शुगर से मिलकर बना हुआ है। ये भी हमारा फॉस्फेट और शुगर से मिलकर बना हुआ है, फॉस्फेट और शुगर से मिलकर बना हुआ है, फॉस्फेट और शुगर से मिलकर बना हुआ है। नहीं, तो याद रखिएगा कि डीएनए हो आरएनए हो, उसका बाहरी वाला परत जो होता है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, वो हमारा फॉस्फेट और शुगर से मिलकर बना होता है। तो हेडिंग डाल दीजिए आरएनए। ठीक, आरएनए जो है, आरएनए इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। आरएनए सेम वही हमारा चीज है, ये हमारा नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस, और इसमें और क्या होते हैं, शुगर, और इसमें क्या होते हैं, फॉस्फेट। नहीं, ये नाइट्रोजन बेस और शुगर जो इसमें मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और फिर उसमें फॉस्फेट जुड़ेंगे तो क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड, जो पिछले वाले में था। लेकिन इसमें नाइट्रोजन बेस में एक अंतर आ जाता है, ये आ जाता है कि नाइट्रोजन बेस में एक तो हमने एडेनिन पढ़ा है, इसमें एडेनिन होता है, और एक इसमें गुआनिन होता है, एक इसमें साइटोसिन होता है, और जो हम थाइमिन पढ़े थे वो थाइमिन हट जाता है, और थाइमिन के जगह कौन आ जाता है, थाइमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, थाइमिन के जगह कौन आ जाता है, थाइमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है। अच्छा, डीएनए में जो हमारा शुगर था वो किस चीज, कैसा शुगर था, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और इसमें ये शुगर कैसा होता है, राइबोज शुगर। नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि हमारा जो आरएनए है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आरएनए का स्ट्रक्चर जो है याद रखिएगा सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिंगल हेलिक्स। देखिए इसमें एक ही है, और इसमें डीएनए में क्या था, डबल था, तो इसको कहते थे डबल हेलिक्स, और ये कैसी होती है, सिंगल हेलिक्स होता है। अब समझिए ये जो आरएनए होता है, ये आरएनए का निर्माण कहां होता है। नहीं, तो देखिए हमने जो डीएनए पढ़ा है, डीएनए के ऊपर यहां जो हमने पढ़ा है जीन जो होते हैं, ये जीन जब एक्टिव होते हैं, ये जीन जब एक्टिव होते हैं तो इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम आके जुड़ जाते हैं, और वो जो एंजाइम जुड़ते हैं वही एंजाइम क्या करते हैं, वही एंजाइम हमारा इसका आरएनए का निर्माण करते हैं। नहीं, तो चलिए लेते हैं डीएनए से आरएनए डीएनए के एक्टिव जीन होने से आरएनए का निर्माण होता है। तो हमारा जो आरएनए है, डीएनए के एक्टिव होने से आरएनए का निर्माण होता है। ये आरएनए किससे बनता है, तो ये आरएनए डीएनए से बनता है। नहीं, ये आरएनए का काम क्या है, याद रखिएगा, ये आरएनए का काम क्या है, यह आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है,
नहीं, ये हमारा आरएनए ये किस चीज में होता है? प्रोटीन संश्लेषण का इसका काम होता है, प्रोटीन संश्लेषण। और ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए का क्या काम था? ये अनुवांशिक गुण का वाहक था, अनुवांशिक गुण का वाहक। नहीं, और ये क्या करता है? ये मेनली प्रोटीन संश्लेषण करता है। इस पे जब जीन जब एक्टिव हो जाते हैं तो यही जीन, एक्टिव जीन जो है, एक्टिव जीन से हमारा क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है। तो ये जो आरएनए है, ये आरएनए मुख्यतः हमारे में देखा गया तो तीन प्रकार के, सॉरी, आरएनए हमारे देखा गया हमें तो तीन प्रकार के आरएनए होते हैं। कौन कौन? एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए तीन प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, आरएनए जो है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए हमारे तीन प्रकार के होते हैं। आरएनए के कितने प्रकार हैं? तो आरएनए मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक को क्या कहते हैं? एमआरएनए, आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए, और अगला क्या होता है हमारा? एमआरएनए। तो हमारे में देखा गया कि कितने प्रकार के, हम देखें कि कितने प्रकार के हमारे शरीर में आरएनए होते हैं। तो आरएनए हमारे पास तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। नहीं, अब ये जो अलग अलग प्रकार के आरएनए हैं, पीडीएफ मिल जाएगी बाबू, बोल दिए हैं हम बनाकर देने के लिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब जो हमारा आरएनए है, एमआरएनए, इसका काम क्या है? टीआरएनए है, इसका काम क्या है? एमआरएनए है, इसका काम क्या है? तो तीनों आरएनए का सबका काम अलग अलग होता है। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं कि एमआरएनए का मुख्यतः काम क्या होता है। देखिए, ये जो हमारा एमआरएनए है, नेक्स्ट फिगर में इसको लेते हैं, एमआरएनए, देखिए, तो आरएनए कितने प्रकार के हैं? आरएनए तीन प्रकार के हमारे शरीर में मुख्यतः पाए जाते हैं। ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए क्या करता है? तो यहां से ये क्या करता है? मैसेंजर है। ये क्या करता है? मैसेज लेके आता है। कौन मैसेज इसको भेजता है? तो याद रखिएगा, इसको मैसेज जो होते हैं, ये हमारे जो हमारे डीएनए है, ये डीएनए इनको मैसेज भेजते हैं। तो ये मैसेज लेकर कहाँ जाते हैं? ये मैसेज लेकर जाते हैं और जो अमीनो अम्ल है, वो अमीनो अम्ल को चुनने का काम करते हैं। जो हमारे लिक्विड में रहते हैं ना, ये लिक्विड के अंतर्गत, तो लिक्विड में से ये हमारा एमआरएनए क्या करता है? ये एमआरएनए मुख्यतः उसमें से अमीनो अम्ल को चुनता है। तो ये क्या करता है? यह मैसेज लेकर, इसको हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इस जो एमआरएनए है, एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, मैसेंजर आरएनए। और ये जो हमारा है, इसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक, आर जो आरएनए है, इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए।
तो आरआरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए क्या है? ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये मेनली इंफॉर्मेशन लेता है और इंफॉर्मेशन लेके जाता है, और ये मुख्यतः अमीनो अम्ल को चुनने का काम करता है। ये क्या करता है? मैसेज लेकर अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड को चुनने का काम करता है। ठीक, अब ये जब यहां से अमीनो अम्ल को चुन लेता है तो अमीनो अम्ल को ये कौन आरएनए लेकर जाता है? तो टीआरएनए लेकर जाता है। तो टीआरएनए को क्या हुआ? यह अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, यह अमीनो एसिड को आरआरएनए के पास लेकर जाता है। ठीक, अब ये जो हमारा है आरआरएनए, ये क्या करता है? ये जो आरएनए यहां से लेकर आरआरएनए यहां आरआरएनए तक लेकर आया है, तो आरआरएनए क्या करेगा? तो उसका प्रोटीन संश्लेषण करेगा। तो एमआरएनए का काम क्या है? अमीनो अम्ल को चुनना। टीआरएनए क्या करेगा? अमीनो अम्ल को लेकर आएगा। कहां लेके आएगा? आरआरएनए तक लेकर आएगा। आरआरएनए क्या करेगा? उसके बाद उसका प्रोटीन संश्लेषण करेगा। नहीं, तो इसका काम क्या हुआ? याद रखिएगा, यह प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण मतलब क्या? प्रोटीन निर्माण करता है। नहीं, तो ये मुख्यतः हमारा आरएनए का काम है। तो आरएनए का मुख्यतः काम क्या है? इसका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। नहीं, अब ये जो आरएनए है हम लोग के शरीर में, मान लीजिए आगे चल के देखेंगे, हम लोग आदमी हो गया, जानवर हो गया, ये सब में आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। लेकिन वायरस में आरएनए क्या करता है? वायरस में हम लोग देखेंगे कि आरएनए उसमें अनुवांशिक गुण का वाहक है। जिस तरह हम लोग में, जानवर में, आदमी में, हम लोग में डीएनए होता है ना अनुवांशिक गुण का वाहक, वैसे ही जो वायरस होते हैं, वायरस में आरएनए अनुवांशिक गुण का वाहक होता है। तो आरएनए, ये जो आरएनए है हम लोग में प्रोटीन संश्लेषण, और वायरस में अनुवांशिक गुण का वाहक होता है। नहीं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है उसको लेके जाता है वायरस वाले में, हम लोग में नहीं। हम लोग में कौन लेके जाता है अनुवांशिक गुण? डीएनए लेके जाता है। नहीं, तो ये हमारा था आरएनए। आरएनए का जो निर्माण होता है, यहां पर हमने देखा था कि इसमें जो होती है नाइट्रोजन बेस कौन कौन सी होती है? एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, और एक यूरेसिल आ जाता है। यानी कि थाइमिन हट के, और थाइमिन के जगह पे कौन आ जाता है? थाइमिन के जगह पे यूरेसिल आ जाता है। नहीं, चलिए, तो ये चीज था हमारा आरएनए। अब समझिए, ये आरएनए और डीएनए, इन दोनों में आरएनए जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आरएनए जो होता है, आरएनए इसको हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक आरएनए वो होता है जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण जैसे मनुष्य, जानवर, इस सब में आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और समझिए, जैसे हो गया वायरस, इसमें ये क्या करता है? इसमें ये जेनेटिक, जो हमारी जेनेटिक कोड जो है, ठीक, अनुवांशिक गुण जो है, अनुवांशिक गुण को लेके वायरस में जाता है। तो याद रखिएगा, वायरस में अनुवांशिक गुण का वाहक, तो कहीं कहीं ऐसा है जो ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, और कहीं कहीं ऐसा है जो ये अनुवांशिक गुण का वाहक भी है। नहीं,
तो ये हमारा था आरएनए। तो हमने पढ़ लिया आरएनए के बारे में, किस किस चीज से बना होता है उसका बॉडी। मेन देखा जाए तो वो चीज होता है राइबोस शुगर और फास्फेट का। उसमें कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं? उसमें होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन नहीं होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना सिंगल होती है नहीं, और डीएनए में कैसी थी? डबल थी। चलिए अगली चीज, हमारा जो डीएनए है, डीएनए और आरएनए में जो हमारे मनुष्य में है, मनुष्य में अगर देखें तो ये डीएनए आरएनए में क्या अंतर है? नहीं, तो ये डीएनए का क्या काम करता है और आरएनए क्या काम करता है मनुष्य में अगर हम मिले तो देखें तो। अगर हम मनुष्य की बात करें, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में ये डीएनए क्या करता है और ये आरएनए क्या करता है? तो डीएनए मनुष्य में जो है यह आनुवंशिक गुण का वाहक है। नहीं, तो ये आनुवंशिक गुण लेके जाता है। और इसमें क्या करता है? आरएनए क्या करता है? यह प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। नहीं, ये डीएनए होता है, ये डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। और ये कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स होता है। इसके जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो नाइट्रोजन बेस में क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस क्या होंगे? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। और इसमें आरएनए में क्या होते हैं? इसमें नाइट्रोजन बेस में होंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यानी कि हम यहां पर देख रहे हैं क्या यहां से हट गया? यहां से थाइमीन हट गया। थाइमीन यहां पर था और यहां पर देखते हैं तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर हमारा यूरेसिल आ गया। नहीं, तो ये चीज थी हमारी डीएनए एवं आरएनए। चलिए अगली चीज इसमें जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सेल डिवीजन। हेडिंग डालिए सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन हमारे अंदर जो कोशिका होती है वो कोशिका का क्यों जरूरी है विभाजन होना? ठीक, सेल क्यों डिवीजन होती है, डिवाइड क्यों होती है? तो सेल का डिवीजन, कोशिका का डिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि सेल डिवीजन से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। नहीं, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो आज जो हम इतने बड़े हुए हैं, इतने बड़े कैसे होंगे? सेल डिवीजन होगा तभी तो हम छोटे से बड़े हुए हैं। तो सेल डिवीजन याद रखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और सेल डेवलपमेंट किसके लिए जरूरत है? तो प्रजनन के लिए, नहीं रिप्रोडक्शन के लिए। नहीं, तो याद रखिएगा सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? सेल डिवीजन क्यों जरूरी है सेल डिवीजन?
तो दो चीज के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, यानी वृद्धि और विकास के लिए, और दूसरा किसके लिए, प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए हमको सेल डिवीजन जरूरत है और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अगर नहीं होगा तो हम इतने बड़े नहीं हो पाएंगे। नहीं, अब ये हमारे जो सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। सेल डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल डिवीजन 3 प्रकार के होते हैं। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल डिवीजन हम लोग देखें तो 3 प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं असूत्री विभाजन। दूसरे प्रकार का विभाजन क्या है? जिसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। नहीं, हमारा सेल जो डिवीजन होता है कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 3 कैटेगरी में। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब समझिए असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो असूत्री विभाजन जो अल्प विकसित होते हैं उसमें होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे हो गया जीवाणु में, हो गया नील हरित शैवाल में, हो गया, इन सब में कौन सा विभाजन होता है? तो इसमें होता है असूत्री विभाजन। और हमारे जो शरीर वाले जो हो गए सोमैटिक सेल जो हो गए, सोमैटिक सेल में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। और हमारे रिप्रोडक्शन वाले चीज में कौन सा विभाजन होगा? इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। नहीं, अब जो असूत्री विभाजन है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस। समसूत्री विभाजन को कहते हैं माइटोसिस और सूत्री विभाजन को कहते हैं मेयोसिस। तो ये 3 प्रकार के विभाजन होते हैं। असूत्री विभाजन किसमें होते हैं? अल्प विकसित। जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, अमीबा, ये सब में कैसे होंगे? असूत्री विभाजन होते हैं। और हम लोग के जो बॉडी जो होती है, सोमैटिक सेल जो होती है, उसमें समसूत्री विभाजन होती है। तो याद रखिएगा ये कहां होगा समसूत्री विभाजन? सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल का कहां पर? यानी कायिक जनन में। अरे यार, सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल यानी कायिक जनन। कायिक जनन यानी कहने का अर्थ यह है जो हमारा बॉडी बना है, जो हमारी बॉडी का ग्रोथ हुआ है, उसमें कौन सा होगा? सोमैटिक सेल। और सोमैटिक सेल में अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है हमारे प्रजनन वाले अंग में। नहीं, प्रजनन वाले अंग में, प्रजनन अंग। रिप्रोडक्शन यानी कि स्पर्म और ओवम में। स्पर्म और ओवम में जो विभाजन होता है वो किस प्रकार का होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और
जो सोमैटिक सेल, हमारे शरीर वाले जो सेल हैं, उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है सोमैटिक सेल में? वो होता है माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन। और ये अल्प विकसित वाले हैं, जैसे जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, अमीबा हो गया, इन सब में कैसा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। तो हम लोग को मेनली पढ़ना है, असूत्री नहीं पढ़ना है, हम लोग को समसूत्री और असूत्री विभाजन पढ़ना है। तो देखिए समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन कहां पर ये समसूत्री विभाजन होगा? सोमैटिक सेल। इससे क्या होगा? हमारे शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? देखिए एक जो सेल है, मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ये जो सेल है प्रथम सेल, इसको हम कहते हैं मदर सेल, मातृ सेल नहीं, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? मदर सेल। अब ये जो हमारी मदर सेल है, ये पढ़ रहे हैं अभी हम समसूत्री विभाजन। जब मदर सेल है, मदर सेल जब दो भागों में बटेगी तो मदर सेल से दो सेल का निर्माण होगा, दो डॉटर सेल बनेगी। मदर सेल से क्या बना? दो डॉटर सेल बना, डॉटर सेल। नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? संतति कोशिका। क्या कहेंगे इसको? संतति कोशिका। अच्छा, याद रखिएगा, इसमें जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही क्रोमोसोम यहां पाए जाएंगे। ठीक, मान लीजिए अगर क्रोमोसोम की संख्या यहां 46 है, तो इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे? इसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। याद रखिएगा, ये जैसे हमारा पहले इसमें क्या होता है? पहले इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तब इसमें कोशिका द्रव्य का डिवीजन होता है। हम लोग पढ़े थे ना, कोशिका द्रव्य होता है। ठीक, तो पहले न्यूक्लियस, पहले केंद्रक का डिवीजन होगा और तब बाद में क्या होगा? इसका द्रव्य का डिवीजन होगा। तो मान लीजिए ये मदर सेल थी, मदर सेल टूटी तो दो गो सेल बना। नहीं, अब अगर मदर सेल में गुणसूत्र की संख्या 46 है, तो यहां भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46। यहां पर सपोज दैट मदर सेल में कितनी क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। तो यहां भी टूटेगा तो कितना बनेगा? इसमें 46 क्रोमोसोम, और इसमें भी कितना बनेगा? 46 क्रोमोसोम। तो याद रखिएगा कि एक क्रोमोसोम, इसमें जितने भी क्रोमोसोम है जो मदर सेल में, उतनी ही हमारी डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम होती है। ये 46 क्रोमोसोम, देखिए ये हमेशा क्रोमोसोम जो होती है, हमने पढ़ा है ना, ये हमारी क्रोमोसोम का कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्रोमोसोम जो है ये हमेशा पेयर में रहते हैं। तो कैसे बनेंगे? 23 पेयर। क्रोमोसोम हमेशा कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, 23 पेयर। नहीं, तो ये होता है किस में? समसूत्री विभाजन में। यानी जैसी मदर है, जितना उसमें क्रोमोसोम है, उतनी ही क्रोमोसोम यहां भी हमको देखने को मिलेगी। ठीक, इसमें कितना बार विभाजन हुआ? एक बार विभाजन होती है। विभाजन कितना बार हुआ? एक बार विभाजन। तो याद रखिएगा, हमारा शरीर का जो विकास हुआ है सेल के डिवीजन से हुआ है, और सेल जो बटी है ये हमारी समसूत्री विभाजन। हमारे शरीर का जो विकास हुआ है किस विभाजन के थ्रू? समसूत्री विभाजन के थ्रू। नहीं, अगली प्रकार की जो विभाजन होती है उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन
जो अर्धसूत्री विभाजन होती है वो हमारा कहां होता है? ओवम में होता है, स्पर्म में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में जो मदर सेल है, वो मदर सेल जब टूटेगी, जब उससे डॉटर सेल बनेगी, तो उसकी जो क्रोमोसोम की संख्या है वो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। इसको याद रखिएगा, आधी हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा मदर सेल है, मदर सेल, इसको हिंदी में कहते हैं मातृ कोशिका। जब हमारे मातृ कोशिका टूटती है तो ये 2 सेल बनेगी। ठीक, अब मान लीजिए यहां पर क्रोमोसोम की संख्या 46 है, तो ये जब टूटेगी तो ये दोनों सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 23। नहीं, अब ये जो हमारी 23, ये जो हमारी ये जो हमारी डॉटर सेल है, ये मातृ सेल थी और ये हमारी क्या है? डॉटर सेल। अब इनका फिर डिवीजन होगा, फिर डिवीजन होगा तो इससे कितनी कोशिका बनेगी? क्रोमोसोम, जो कोशिका बनेगी, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 23 होगी। कुछ देखने को मिला? जो हम लोग समसूत्री विभाजन में देखे थे, माइटोसिस में देखे थे, अब मियोसिस में देख रहे हैं, दोनों में अंतर है। माइटोसिस में जब एक सेल बंट रहा था तो एक सेल से उसमें हम लोग देख रहे थे कितने प्रकार के सेल बन रहे थे? एक सेल से 2 सेल बन रहा था। नहीं, तो वहां पर एक ही बार डिवीजन होती है। और इसमें डिवीजन कितनी बार होती है? इसमें डिवीजन 2 बार होती है। इसमें डिवीजन 2 बार। इसमें डिवीजन कितनी बार होती है? 2 बार होती है। नहीं, और इसमें जो क्रोमोसोम जो है वो देख रहे हैं कि आधा आधा 2 भागों में बट जाता है। नहीं, तो ये वाली डिवीजन जो होती है, जो हमारा स्पर्म होता है, जो हमारा ओवम होता है, उसमें ये डिवीजन देखने को मिलती है। कौन सी? अर्धसूत्री डिवीजन। नहीं, जिसको हम मियोसिस कहते हैं। नहीं, और माइटोसिस हमारा किस में मिलता है? हमारा शरीर का जो डेवलपमेंट होता है। ठीक, चलिए, तो ये हमने समझा कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। अब इन दोनों में मेनली, दोनों में डिफरेंट क्या है, कैसे हम डिवाइड करेंगे दोनों को, कि कौन सा हमारा माइटोसिस डिवीजन है और कौन हमारा मियोसिस डिवीजन है। इसके बीच में कुछ अंतर अगर लिखने को मिले तो याद रखिएगा। सबसे पहली चीज, और ये जो डिवीजन होती है अर्धसूत्री विभाजन, इसको कहते हैं अर्धसूत्री फेज 1 और इसको कहते हैं अर्धसूत्री फेज 2। तो ये हमारा पहली वाली जो डिवीजन थी, ये हमारा जो है, ये हमारा डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन, इसको 1 कहते हैं। अर्धसूत्री फेज 1, इसको क्या कहेंगे? अर्धसूत्री फेज 1। और ये वाली जो हमारी डिवीजन है, ये हमारी क्या कहलाई? अर्धसूत्री फेज 2। तो दोनों में प्रमुख हमको अंतर देखने को मिला, अर्धसूत्री और समसूत्री में। अब इन दोनों के बीच हम थोड़ा सा एक बार अपने से लिख लेते हैं कि दोनों के बीच अंतर क्या है। तो हेडिंग डाल दीजिए, अर्धसूत्री एवं समसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस
एंड मियोसिस। इन दोनों के बीच हम अंतर लेते हैं, तो इधर हम लिख लीजिए समसूत्री विभाजन, और इधर ले लीजिए अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में एक सेल डिवाइड होकर कितना सेल बनी है? 2 सेल बनी है। एक सेल से 2 सेल। इसमें क्या हुआ? एक सेल से 4 सेल। नहीं, अगली, ये जो सेल समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन में बहुत कम समय लगता है और अर्धसूत्री विभाजन में ज्यादा समय लगता है। नहीं, तो समसूत्री विभाजन में हमारा कम समय लगता है और अर्धसूत्री विभाजन में ज्यादा समय लगता है। इस विभाजन में कम समय, इस विभाजन में अधिक समय। नहीं, अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो पदार्थ का आदान प्रदान इसमें नहीं होता है, और इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नहीं, इसमें अनुवांशिक गुणसूत्र के पदार्थ का आदान प्रदान नहीं। और इसमें क्या होता है? पदार्थों का अनुवांशिक गुणसूत्र के पदार्थों का आदान प्रदान। तो ये चीज अगर देखा जाए तो हमारी इसके बीच में, इसमें कितनी बार होती है? एक सेल से 2 सेल होती है, और इसमें विभाजन कितना होता है? 1 बार होता है। इसमें विभाजन 1 बार। और इसमें हम क्या देखे थे? इसमें विभाजन 2 बार। नहीं, तो ये चीज हमारी माइटोसिस और मियोसिस के बीच जो हमारा प्रमुख जो डिफरेंस है, जो अंतर है, ये चीज हमने देखा। ठीक, तो आज हमने पढ़ा डीएनए और आरएनए हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरी चीज हमने देखा सेल डिवीजन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। नहीं, 3 प्रकार की सेल डिवीजन होती है: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। नहीं, और हमने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होती है? तो जो रिप्रोडक्शन वाला है वहां पर होती है। समसूत्री डिवीजन कहाँ होती है? तो हमारे ग्रोथ वाले क्षेत्र में होती है। असूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो वो चीज हमको नहीं पढ़ना है, वो सब होता है जीवाणु में होता है, अमीबा में होता है, तो उसके बारे में हम लोग को उतना डीपली नहीं जाना है। चलिए, आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।